अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम टॉपिक मेटल्स और जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 8.1। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक 8.1 विच वाज रिलेटेड टू मेटल्स, और इस टॉपिक में हमने कवर किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एंड देन वी हैव डन अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस। हमने देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और साथ ही साथ हमने इनर्टनेस को भी डिटेल में समझा है, और ये भी देखा कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रेशियस मेटल्स के यूजेस क्या हैं और उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि उनके यूजेस के लिए उन्हें सुटेबल बनाती हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम मेटल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 8.1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, कि किस किस्म के एलिमेंट्स को आप मेटल कह सकते हैं। अब ये थोड़ा ओपन क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेशन नहीं मांगी गई, आपसे डायरेक्ट एग्जांपल नहीं मांगी गई। द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद व्हाट टाइप, कि किस किस्म के, यानी कि आप इसका आंसर मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं, या तो आप एक दो सेंटेंसेज में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए आई सजेस्ट यू कि आप प्रॉपर वे में स्टार्ट लें, जैसे कि आप स्टार्ट करें विद द राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। और अगर हम मेटल्स की डेफिनेशन पे नज़र डालें, सो द एलिमेंट्स which are electropositive and form cations by losing electrons from their outermost shell are called as metals। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और कैटाइंस बनाते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। अब ये तो हुई डेफिनेशन। इसके अलावा ये कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में बनेंगे बेसिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा ये वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड मेटल्स यूजुअली सॉलिड भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स को मेंशन कर देना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप कोई सी भी अपनी चॉइस की एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, लाइक इन जनरल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड। कोई सी भी 2 से 3 examples would be enough for this answer. Let's move on to the next question, which is name a metal which exists in liquid form। कि उस मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, एज वी नो दैट मेटल्स इन जनरल दे आर सॉलिड, वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करती हैं, और एक मेटल ऐसी है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, and the only metal which exists in liquid form at room temperature is mercury। यहाँ room temperature का word यूज़ करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी भी मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, so that would not be suitable। so mercury नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होती है, और हमने ये अपने टेक्स्ट में पढ़ते हुए देखा था कि मरकरी यूज़ करते हैं हम इन मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड दिखाई देता है जो कि बुखार ज़्यादा होने की सूरत में राइज करता है, और अगर टेम्परेचर कम हो तो वो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाता है, सो दैट इज़ मरकरी, और सिंबल फॉर मरकरी इज़ Hg, कैपिटल H एंड स्मॉल g। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द स्टेटमेंट इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। कि मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है। चीज़ों की नेचर्स को हमने इस बुक में डिटेल में डिस्कस नहीं किया, ये आप ग्रेड 10 में डिटेल में समझेंगे कि जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें हैं हम उन्हें किस किस तरह से क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। सो इन जनरली आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि चीज़ें एसिडिक भी हो सकती हैं और बेसिक भी हो सकती हैं, एसिड और एल्कलाई या फिर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। सो मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। और पता कैसे चलता है कि ये बेसिक है नेचर में? उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज लिटमस टेस्ट। और अगर आप लिटमस पेपर को डिप करते हैं इन मेटल ऑक्साइड तो वो रेड कलर का लिटमस पेपर टर्न हो जाता है इनटू ब्लू कलर, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाए सो इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज बेसिक।
So we can say that metal oxides, they are basic in nature because they change red litmus paper into blue litmus paper. और साथ ही साथ आपको करना क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर देनी है उन बेसिक ऑक्साइड्स की, जैसे कि इफ सोडियम विल कंबाइन विद ऑक्सीजन सो इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला है Na2O। इसी तरह कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो वो बनाएगी कैल्शियम ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला है CaO। सेम आप 1 और 2 मोर फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ मेटल्स इज हाईली रिएक्टिव। मेटल्स तो बहुत ज्यादा हैं पीरियोडिक टेबल में, वी नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स दे आर मेटल्स, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स का ग्रुप कौन सा है? So alkali metals which are present in group 1 in periodic table, they are highly reactive because they are highly electropositive in nature. अगर कोई चीज़ highly electropositive है यानी कि उसके पास टेंडेंसी है to lose its outermost electron और बनाने की पॉजिटिव आयन, so इसका ये मतलब हुआ कि वो होगी highly reactive। और अगर हम नामों की बात करें ग्रुप 1 की मेटल्स की जिनको हम alkali metals कहते हैं, so these are lithium, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आपको ये सारी की सारी मेटल्स के नाम ग्रुप वाइज याद भी करने हैं, स्पेशली ग्रुप 1 की मेटल्स, ग्रुप 2 की मेटल्स और ग्रुप 11 की मेटल्स। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ कि यहाँ मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नाम तो बोले हैं लेकिन उसमें से हाइड्रोजन को स्किप किया है। हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आती है ग्रुप 1 में क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन here we are not going to discuss hydrogen because hydrogen is a gas, hydrogen is a non-metal, it is not a metal. So जब हम alkali metals की बात करेंगे तो you will start with the lithium all the time. So गलती से ग्रुप 1 लिखने के चक्कर में आप स्टार्ट हाइड्रोजन से ना कर बैठें, इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ क्लियर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मेटल, कि सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है? अब उसके लिए आपको सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों के पीरियोडिक टेबल में लोकेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन से आपको आइडिया हो जाएगा ट्रेंड का कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फिर वही डिसाइड करेगी कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा रिएक्टिव होने वाली है। नाउ सोडियम बिलोंग करती है ग्रुप 1 से क्योंकि सोडियम एक एल्कलाइन मेटल है, मैग्नीशियम बिलोंग करती है ग्रुप 2 से, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन की डिस्कशन में भी बताया है कि आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 11 के मेटल्स को याद करना है। सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मेटल। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि एल्कलाइन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, लेकिन उसकी रीज़न आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। सिर्फ ये लिख देना कि बस ये होती है इज़ नॉट इनफ। क्वेश्चन में पूछा गया है वाई, ऐसा क्यों है कि सोडियम मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सो वाई वाले क्वेश्चंस को आप हमेशा क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं अपने आंसर में एंड देन यू विल यूज अ वर्ड बिकॉज और फिर आप अपनी रीज़न लिखेंगे। सो द रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट इज सोडियम हैज़ अ लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। हम जानते हैं किसी भी पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो होगा साइज में सबसे बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करेंगे वैसे वैसे साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ये शो करती है कि इट इज़ वेरी इजी कि उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव टी शो करेगी, यानी कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो जब वो पॉजिटिव आयन बनाएगा आसानी से क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, सो इट मीन्स दैट सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सो वी कैन से दैट sodium is more reactive than magnesium because sodium has large size, low ionization energy than magnesium, thus can lose electrons more easily than magnesium. Next question, question number 6 is name a metal which can be cut with knife. ऐसी मेटल का नाम बताएं जिसे आप नाइफ से कट कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि जब हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मेटल्स की तो हमने देखा कि मेटल्स होती हैं हार्ड, लेकिन यहाँ वो उस मेटल का पूछ रहे हैं जो नाइफ से कट की जा सकती है। सो सोडियम इज अ मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ बिकॉज इट इज़ हैविंग वेरी वीक मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन इट्स एटम्स। इसके अलावा पोटेशियम को भी आप नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन में एक ही
एग्जाम्पल पूछी गई है, सो यू कैन जस्ट मेंशन सोडियम ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल। बेस्ट डक्टाइल और मैलिएबल मेटल कौन सी है? व्हेन वी वर स्टडिंग द यूजेस ऑफ गोल्ड, वहाँ हमने देखा था कि गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल है। इसीलिए हमें जब भी कोई चीज़ सबसे ज़्यादा थिन चाहिए हो या फिर हमें अच्छी वाली वायर्स बनानी हो तो हम गोल्ड को यूज़ करते हैं। सो वी कैन से द बेस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल इज गोल्ड एंड इट्स सिंबल इज AU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल विच इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सी ऐसी मेटल है जो हीट का सबसे पुअर कंडक्टर है? इसे हमने हमारी बुक में एक इंफॉर्मेशन बॉक्स की फॉर्म में पढ़ा है और वहाँ हमने देखा था कि द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। लेड का सिंबल है PB। लेड एक ऐसी मेटल है जो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, ये हीट को कंडक्ट नहीं होने देती और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में भी। और जब हम रिएक्टर्स बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिन्हें हम पावर स्टेशन के लिए भी बना रहे होते हैं और हम न्यूक्लियर एनर्जी जब क्रिएट करते हैं वहाँ पे भी हम इसे यूज़ करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब रिएक्ट कराते हैं किसी चीज़ में, सो कोशिश करते हैं कि वो जो चेम्बर है वो लेड का हो, क्योंकि उस नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के लिए आपको कोई और सब्सटेंस चाहिए। सो वो चेम्बर्स बनाए जाते हैं लेड के। ये बात भी ये शो करती है कि लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबल एंड डक्टाइल? यानी कि यहाँ हमें डेफिनेशंस लिखनी है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। सो मैलिएबल वो मेटल होगी या वो सब्सटेंस होगा जो कि एक प्रॉपर्टी शो करेगा जिसे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। एंड मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच दे कैन बी बीटन, हैमर्ड इनटू शीट्स। यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स कैन बी बीटन और हैमर्ड इनटू शीट्स, कि जब आप उसे हैमर भी करें और आप उसकी पतली सी लेयर्स भी बनाएं तो उससे उसका मेटालिक लस्टर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सो ये प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। और जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करेंगे हम उन्हें कहेंगे दे आर मैलिएबल। अब देखते हैं डक्टिलिटी की तरफ। सो डक्टिलिटी is a property of the metals due to which they can be drawn into the wires, they can be stretched into the wires, जिससे आप किसी मेटल को खींच के उसकी वायर्स बना सकते हैं। तो जो सब्सटेंसेस, जो मेटल्स डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी को शो करेंगे हम उन्हें कहेंगे दे आर डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एल्कलाई मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं? सो एल्कलाई मेटल्स दे आर मोर रिएक्टिव बिकॉज, अब बहुत सी रीजंस हैं, हमें पता है इनके पीरियोडिक टेबल में लोकेशंस के बारे में भी हम जानते हैं कि एल्कलाई मेटल्स दे हैव लार्जेस्ट साइज। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में पहले पहले एलिमेंट्स किसी भी पीरियड के हैं एल्कलाई मेटल्स तो उनका साइज सबसे बड़ा होता है। सो दे हैव लार्जेस्ट साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होती है, सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू शो करते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। सो दैट्स व्हाई एल्कलाई मेटल्स दे हैव हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। तो जब हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होगा सो दीज आर मोर रिएक्टिव देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप 2 में, एल्कलाई मेटल्स हैं ग्रुप 1 में। सो जो भी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 की मेटल्स शो कर रही होंगी उससे कम प्रॉपर्टीज शो करेंगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इसीलिए जब हम इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं तो एल्कलाई मेटल्स दे आर always more reactive. Next question is what do you mean by metallic character? क्या आखिर ये metallic character क्या होता है? चलिए देखते हैं इसकी definition की तरफ। Metals have tendency to lose their valence electrons and this property of metal is termed as metallic character or electropositivity. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही डिसाइड करती है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी मेटल है। जिस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज हो रहा है इंक्रीज, एक एक शेल ऐड हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा मेटालिक कैरेक्टर। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में शुरू के एलिमेंट्स हैं मेटल्स और एंड वाले हैं नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स में भी अगर आप आखिरी ग्रुप पे नजर डालें तो वो होती हैं नोबल गैसेस, यानी कि गैसेस की भी एक्सट्रीम वाली फॉर्म, एक बिल्कुल ही स्पेशल केस। सो इसी तरह आप ये तो एक जनरल ट्रेंड को डिस्कस किया है, आप एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल एक कोई भी छोटा सा कंपैरिजन दे दें, अ सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटेशियम। अब हम जानते हैं क्योंकि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के बाद आता है। तो जब हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर की, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो सोडियम का कम होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम। ज़रूरी नहीं कि आपको यही एग्जाम्पल कोट करनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल या उस टाइम पीरियोडिक टेबल को विजुअलाइज करके और अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड एंड इंक्रीजेज अलॉन्ग अ ग्रुप। कि ग्रुप में ये इंक्रीज क्यों करता है और पीरियड में डिक्रीज क्यों करता है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ट्रेंड अलॉन्ग द पीरियड फर्स्ट। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहली स्टेटमेंट में तो यही बताना है कि आखिर ये ट्रेंड है क्या, फिर हम इसकी रीजन लिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें स्पेसिफिकली आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां आप रीजन की एक अलग से हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। नाउ रीजन फॉर दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period the size of atom decreases। अब जब साइज डिक्रीज होगा so the nuclear charge increases। अब ये है रीजन इसके मेटालिक कैरेक्टर के कम होने की। लेकिन आखिर साइज के कम होने और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से ये क्या फर्क क्यों आएगा इसमें। साइज के कम होने से और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग। तो फिर मुश्किल हो जाता है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। और एक और बात भी है, जैसे जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आगे आगे मूव करते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते जाते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा होंगे तो फिर आपको याद होगा कि वो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसीलिए उनका मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेंड अलॉन्ग दी ग्रुप की। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। टॉप से बॉटम अगर बात करेंगे तो वो इंक्रीज करता है, और उसके इंक्रीज करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे तो एक एक शेल ऐड होता है। इसका मतलब कि एटॉमिक साइज में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा जाता है, एक वाज़िया फ़र्क नज़र आता है, और वो इंक्रीज करता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जब वो इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज तो उतना ही रहेगा। सो उससे क्या होगा कि फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाएगी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो इट वुड बी वेरी इजी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये तो हुई बात ट्रेंड्स की और मेटालिक कैरेक्टर की। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ आपको इन्हीं स्टेटमेंट की फॉर्म में आएंगे, आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जनरल आ सकता है, गिव एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, गिव एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, गिव एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वाई मेटल्स आर हार्ड। इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे क्वेश्चंस इस टेक्स्ट में से आपसे पूछे जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रॉपर वे में आंसर लिखने के लिए ट्रेन हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उसको यूज़ करते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 8.1, और साथ ही साथ ये भी देखा है कि इसके अलावा अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस तरह से आ सकते हैं और उन्हें कैसे आंसर करना है। हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बट दोज क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स। तब तक के लिए खूब सारा पढ़िए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।